नमस्कार मित्रों, विद्यार्थियों। मैंने आप लोगों को प्लेटो का न्याय सिद्धांत और शिक्षा के सिद्धांत के बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में, जैसा कि आप देख भी सकते हैं बोर्ड पे लिखा है, प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत, यह बताऊंगा। इससे पहले एक आग्रह मैं करूंगा कि चूंकि मेरा यह उद्देश्य है कि सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को मैक्सिमम राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक चिंतन और संविधान के बारे में आगे धीरे धीरे बताऊं, इसी क्रम में मैंने ये प्रयास शुरू किया है। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि राजनीति विज्ञान के तमाम विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंच सके और वह इससे लाभान्वित हो सके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत यहां लिखा हुआ है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आवश्यकता यह जानने की है कि आखिर यह साम्यवाद कहते किसे हैं। आपने आधुनिक चिंतन में मार्क्स को पढ़ा होगा, जिसे साम्यवाद का जनक भी कहते हैं। उन्होंने साम्यवाद का चिंतन लिया, लेकिन उस साम्यवाद और इस साम्यवाद में अंतर है। कभी और जब मैं साम्यवाद पढ़ाऊंगा, मार्क्स को पढ़ाऊंगा, तो अंतर वहां मैं आपको बताऊंगा। इस साम्य का अर्थ होता क्या है? वास्तव में साम्य का अर्थ होता है सबको एक साथ लाना, बराबर करना। यानी जैसे तराजू देखा होगा आपने, जब समाज मार्केट में सामान लेने जाए तो तराजू पे कोई सब्जी वाला सब्जी या कोई सामान तौलता है, तो तराजू में दो पड़ले होते हैं। एक पर वह किलो रखता है और दूसरे पे वस्तु रखता है, और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो कांटा एकदम साम्य की स्थिति में आ जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्लेटो ने आखिर किसके साथ साम्य स्थापित किया और क्यों किया? तो अगर आप प्लेटो के न्याय को देखें, प्लेटो के शिक्षा को देखें, तो प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत था वो बिल्कुल फोकस्ड था संरक्षक या अभिभावक वर्ग। जिस संरक्षक या अभिभावक वर्ग में सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों आता था, पूरा उन्हीं को वो शिक्षा दे रहे थे। न्याय में देखें, सारे अधिकार उन्हीं को दे रहे हैं। यानी उत्पादक वर्ग, जो 3 वर्ग उन्होंने बताए थे, उसमें 2 वर्ग तो बहुत पावरफुल हो जा रहा है, उत्पादक वर्ग को कुछ नहीं मिल रहा है। तो वहां वह साम्य स्थापित करना चाहते थे उस संरक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग में। देखिए, प्लेटो, मैंने बताया भी था पहले भी कि प्लेटो के चिंतन की सबसे बड़ी समस्या न्याय की थी। वह एक आदर्श राज्य स्थापित करना चाहते थे, और प्लेटो ने बताया कि न्याय 2 तरीके से हो सकता है, या अन्याय 2 तरीके से होता है। जब मनुष्य के या शासक के आंख के सामने 2 तरह के आवरण पड़ जाते हैं, एक अज्ञानता का आवरण और दूसरा स्वार्थ का आवरण। तो अज्ञानता के आवरण को दूर करने के लिए उन्होंने शिक्षा का सिद्धांत दिया कि राजनियंत्रित शिक्षा होगी, और इस स्वार्थ के आवरण को दूर करने के लिए उन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। माने उनका उद्देश्य यह था कि जो संरक्षक वर्ग है, यानी सैनिक और शासक वर्ग, उसके पास इतनी अधिक संपत्ति ना हो जाए, यानी वह मोह माया में या संपत्ति के चक्कर में ना पड़ जाए, जिससे वह भ्रष्टाचारी हो जाए, या जिस आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो ने की वह फिर बेकार साबित हो जाए। इसलिए प्लेटो ने संरक्षक वर्ग, यानी कि सैनिक और शासक वर्ग के लिए अपने साम्यवाद के सिद्धांत की विवेचना की। देखिए, इस साम्यवाद के सिद्धांत का उद्देश्य उन्होंने बताया कि स्वार्थ संबंधी कमियों को दूर करके, कि जो कारण स्वार्थ के हैं, यानी या तो मोहमाया, परिवार, पत्नी, संतान, इन सबके मोह माया में पड़ के व्यक्ति अन्याय कर सकता है या अत्याचार कर सकता है, या फिर
संपत्ति, पैसे, रुपए, धनार्जन के लिए ऐसा अन्याय कर सकता है। तो उनका उद्देश्य ये था इस साम्यवाद के सिद्धांत को देने का कि शासक वर्ग इस लोभ लालच में न पड़े, मोह माया में न पड़े। अगर ऐसा होता है, वह मोह माया में नहीं पड़ता है, तो निश्चित रूप से वह एक अच्छा न्यायप्रिय शासक साबित होगा। अब हमको देखना है कि आखिर प्लेटो के साम्यवाद का आधार क्या था। तो 4 आधार प्लेटो के साम्यवाद के बताए गए। पहला, मनोवैज्ञानिक आधार। दूसरा, राजनैतिक। आधार। तीसरा, दार्शनिक। आधार। और चौथा, व्यवहारिक आधार। इन्हीं 4 आधारों पर प्लेटो ने अपने साम्यवाद के सिद्धांत को बताया कि ये 4 आधार उन्होंने बताया कि अपने साम्यवाद का सिद्धांत में 4 आधार। जो पहला आधार मनोवैज्ञानिक आधार था, इसमें शासक को जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं, वो बताते हैं कि जो शासक को उत्तरदायित्व दिए गए हैं उनका वो ठीक से निर्वहन करे। और वह निर्वहन तभी कर सकता है जब उसके अंदर निस्वार्थता की भावना हो, निस्वार्थ भाव से हो और विवेकपूर्ण तरीके से वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, ताकि समाज का कल्याण हो सके। तो एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल था कि जो राजा होगा, कहीं राजा मोह माया या संपत्ति के चक्कर में पड़ के फिर अन्याय शुरू न कर दे। इसलिए उन्होंने इस मनोवैज्ञानिक आधार पर इस साम्यवाद की सिद्धांत को दिया। दूसरा आधार, राजनैतिक आधार। देखिए, प्लेटो का मानना था कि राजनैतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति दोनों अलग अलग होनी चाहिए। अगर दोनों शक्तियां शासक के पास आ जाए तो निश्चित रूप से शासक संपत्ति अर्जित करने के चक्कर में पड़ जाएगा और फिर वह अन्यायी हो जाएगा। इसलिए उनका मानना था कि ये दोनों शक्तियां अलग अलग रहें। अगर ये दोनों शक्तियां एक साथ जुड़ जाएंगी, राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति, तो बहुत खतरनाक हो जाएगी। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो आधुनिक साम्यवाद है उसमें और प्लेटो के साम्यवाद में एक अंतर है कि आधुनिक साम्यवाद आर्थिक शक्ति का सिद्धांत था, आर्थिक आधार पर वो व्याख्या करता था। लेकिन यहां प्लेटो ने राजनीतिक आधार पर साम्यवाद को लागू किया। यानी साम्यवाद किसके ऊपर? संरक्षक वर्ग, संरक्षक वर्ग, जिसमें सैनिक प्लस शासक, ये दोनों आते हैं। इनके लिए यह साम्यवाद था। आर्थिक शक्ति किसके पास है? उत्पादक वर्ग के पास। और राजनीतिक शक्ति किसके पास है? इन दोनों के पास, यानी संरक्षक वर्ग के पास। तो उनका राजनीतिक आधार था कि जब दोनों शक्तियां, इसी राजनीतिक आधार पर उन्होंने साम्यवाद दिया कि जब दोनों शक्तियां शासक के पास आ जाएंगी तो फिर वो अन्याय करने लगेगा, अत्याचारी हो जाएगा। ये दोनों शक्तियां एक जगह होना बड़ा खतरनाक है, इसलिए इन दोनों शक्तियों को अलग अलग कर दिया। ये दूसरा आधार उन्होंने राजनीतिक आधार बताया। तीसरा आधार दार्शनिक आधार था। देखिए, शासक वर्ग के पास बहुत सारे अधिकार दे दिए गए, बहुत सारे उत्तरदायित्व शासक वर्ग को दे दिए गए। अब उत्पादक, उसके अगेंस्ट उत्पादक वर्ग को कुछ भी नहीं दिया गया, न शिक्षा उसके लिए, न कोई अधिकार उसके लिए। तो एक दार्शनिक आधार बताया प्लेटो ने कि अगर न्याय की स्थापना करनी है, न्याय आदर्श राज्य स्थापित करना है,
तो कहीं ना कहीं शासक वर्ग के ऊपर साम्यवाद का सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। यह दर्शन चिंतन के आधार पर उन्होंने बताया, इसलिए उन्होंने दार्शनिक आधार पर साम्यवाद को लागू किया। चौथा व्यवहारिक पक्ष यह था कि इधर कोई खा खा के मर रहा है, कोई खाने बिना मर रहा है। प्लेटो के पूरे चिंतन में, पूरे आदर्श राज्य में का उद्देश्य उसने दार्शनिक शासक बनाना बता दिया। यानी सब कुछ उसका न्याय दार्शनिक शासक पर फोकस्ड, शिक्षा दार्शनिक शासक पर फोकस्ड। तो सब कुछ उन्होंने इतना कुछ दे दिया शासक वर्ग को, यानी सैनिक और शासक वर्ग यानी संरक्षक वर्ग को, कि उनके अगेंस्ट उत्पादक वर्ग को कुछ भी नहीं मिला। तो व्यवहारिकता यह थी कि अब उत्पादक वर्ग को कुछ देते तो उनका पूरा सीक्वेंस गड़बड़ होता। तो एक आधार भी था मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक आधार और दार्शनिक आधार, कि संरक्षक वर्ग में कुछ कटौती करनी है, उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना है। तो उन्होंने उत्पादक वर्ग को नहीं दिया, ज्यादातर शासक वर्ग को दिया। तो उनके अधिकारों में कुछ कटौती करके एक साम्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया, एक बराबरीपन लाने का। हालांकि हुआ कि नहीं हुआ, ये तो मित्रों आपसे बेहतर और अन्य राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों से बेहतर कोई नहीं जानेगा। ये तो व्यवहारिकता की बात थी, जब हम आलोचना करेंगे तो इसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल प्लेटो ने यह प्रयास किया व्यवहारिक आधार पर कि साम्यवाद को लाया जाए। अब हम प्लेटो के साम्यवाद को देखते हैं कि वास्तव में प्लेटो ने अपने साम्यवाद के सिद्धांत में कहा क्या, और वो जो साम्यवाद था वह क्या था। तो देखिए मित्रों, प्लेटो ने साम्यवाद के दो सिद्धांत बताए। एक संपत्ति विषयक साम्यवाद, दूसरा परिवार या पत्नी विषयक साम्यवाद। ये दो साम्यवाद उन्होंने बताए। अब देखें कि इस संपत्ति विषयक साम्यवाद में क्या था। यह संपत्ति विषयक साम्यवाद जो था यह बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें प्लेटो ने कहा कि जो राजा होगा, देखिए पहले ही दोनों ही साम्यवाद को एक साथ बता दिए एक लाइन में, कि प्लेटो का उद्देश्य था कि राजा कंचन और कामनी से मुक्त हो जाए। कंचन माने संपत्ति सोना, और कामनी माने मोह माया, परिवार, पत्नी की मोह माया, बेटे की मोह माया, बच्चों की मोह माया। यानी प्लेटो का उद्देश्य कंचन और कामनी दोनों से मुक्त करना था। तो अब हम देखेंगे कि कंचन से कैसे मुक्त करता है। तो प्लेटो ने बताया कि राजा की अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, राजा की अपना उसका कोई भवन नहीं होगा, राजा का अपना कोई भूमि नहीं होगी, नहीं उसका कोई भंडार गृह होगा, बल्कि राज्य द्वारा स्थापित सार्वजनिक शयन कक्ष में वो सोएगा, राज्य द्वारा स्थापित सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करेगा, साधारण तरीके से साधारण वस्त्र ग्रहण करेगा, साधारण तरीके से जीवन यापन करेगा, सोने और चांदी को वर्जित करेगा। यानी उसके पास कोई भी धन नहीं होगा, कोई भी संपत्ति नहीं होगी। उसकी जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता का धन उसे राज्य द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। और धन क्या उपलब्ध कराना है? खाना दे ही दे रहा है, रहने की व्यवस्था राज्य दे ही दे रहा है, और सोना चांदी से वर्जित। यानी उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी। प्लेटो का उद्देश्य था कि अगर राजा अपनी संपत्ति इकट्ठा करेगा और उसके पास अपनी संपत्ति होगी तो उसके अंदर अहंकार आएगा। और संपत्ति की लालसा कैसी होती है आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानेगा, कि जब संपत्ति आती है तो शरीर में धन लक्ष्मी जी
गर्मी लेकर आती हैं और वह कुछ न कुछ अनिष्ट करता है। कहा भी एक्टर ने कि संपत्ति व्यक्ति को भ्रष्ट, अति संपत्ति व्यक्ति को अति भ्रष्ट बनाती है। तो इसलिए उसका उद्देश्य था एक आदर्श राज्य की स्थापना, और राजा अन्यायी न हो जाए, वह संपत्ति के चक्कर में, पैसे के चक्कर में कहीं अन्याय न कर दे, अत्याचार न करने लगे, दुराचारी न हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि राजा के पास कोई भी संपत्ति नहीं होगी। वह सोने चांदी को वर्जित करेगा, साधारण वस्त्र ग्रहण करेगा, साधारण जीवन व्यतीत करेगा, सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करेगा, सार्वजनिक शयन कक्ष जिसकी व्यवस्था राज्य ने कर रखी है वहां वो विश्राम करेगा। यानी पूर्णतः संपत्ति से मुक्त। यानी अगर आपको आवश्यकता है कुछ, जो भी चीजों की सब राज्य उपलब्ध करा दे रहा है, आपको अपने लिए संपत्ति इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मित्रों, ये तो हो गया संपत्ति विषयक साम्यवाद। अब आते हैं परिवार या पत्नी विषयक साम्यवाद। देखिए, ये बड़ा कंट्राडिक्टिंग था और इसको लेकर, हालांकि आलोचना तो संपत्ति को लेकर भी हुई प्लेटो की, लेकिन इसको भी लेकर हुई। फिलहाल यहां हम देखते हैं कि परिवार या पत्नी विषयक साम्यवाद में वो क्या कहता है। प्लेटो कहता है कि राजा की, यानी शासक वर्ग की, अब संरक्षक वर्ग की अपना कोई परिवार नहीं होगा, अपनी कोई पत्नी नहीं होगी। यानी कि वह मानता था कि जब परिवार होगा या उसकी अपनी पत्नी होगी तो उसके मोह माया में पड़ जाएगा, उसके मोह माया, उसके चक्कर में पड़ के वह अन्यायी ना हो जाए, अत्याचारी ना हो जाए। इसलिए उसने कहा कि यह परिवार या पत्नी होगी ही नहीं, कोई अपनी पत्नी का अपना परिवार नहीं होगा। इसके पीछे एक और कारण भी था कि उस समय यूनान में स्त्रियों की दशा बड़ी खराब थी, और प्लेटो जो भाई साहब थे, ये स्त्री और पुरुष के समानता के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि दोनों समान हैं। उनका यह मानना था कि स्त्री के साथ यूनान में ऐसा किया जा रहा है कि वह आधी आबादी स्त्री शासन के कार्यों से वंचित हो जा रही है। उस समय बस काम यही था स्त्रियों का यूनान में कि वो शादी हुई, बच्चे पैदा किए, बच्चों का लालन पालन पोषण किया, घर का काम दाम किया, बस घर की चार दीवारी में कैद थी। जबकि प्लेटो स्त्री पुरुष के समानता के बहुत बड़े समर्थक थे। वह उस आधी आबादी यानी स्त्री को मुख्य धारा में लाना चाहते थे, उसके योग्यता का लाभ समाज को देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि यह संरक्षक या शासक वर्ग में केवल पुरुष ही नहीं होगा, स्त्री भी होगी। और उनका मानना था कि जब स्त्री को परिवार नामक बंधन में, विवाह नामक बंधन में बांध दिया जाता है तो फिर वह संकुचित हो जाती है घर की चार दीवारी पे। इसलिए वह स्त्रियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने विवाह नामक संबंध को अस्वीकार कर दिया, परिवार नामक संस्था को अस्वीकार कर दिया। कहा कि परिवार में रहेगा ही, यानी पत्नी उसकी होगी ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि प्लेटो ने बताया कि 3 नैसर्गिक गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं। न्याय सिद्धांत में मैंने आपको बताया था, विवेक, साहस और तृष्णा या क्षुधा या वासना। और उन्होंने अपने व्यक्तिगत न्याय में कहा कि जब तक व्यक्ति इन तीनों के साथ आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं करेगा तब तक वह अपने साथ व्यक्तिगत न्याय नहीं कर सकता। और यही वो इस क्षुधा, तृष्णा को नकार रहा है कि भाई राजा भी तो है, राजा की भी तो अपनी क्षुधा है, अपनी इच्छाएं हैं। शासक वर्ग, संरक्षक वर्ग में जो सैनिक या शासक आ रहे हैं उनकी भी तो इच्छाएं हैं, तो उनको ही डिनाई कर रहा है। तो इसलिए प्लेटो ने कहा कि उनके पास भले पत्नी नहीं होगी, परिवार नहीं होगा, लेकिन उनके अंदर ये जो भावना है, इस भावना का उद्गार करने के लिए, इस भावना को संतृप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि देश की सुंदर संरक्षक वर्ग की स्त्रियों के साथ, जो मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, उनके साथ, और विभिन्न पुरुष शासक वर्ग, संरक्षक वर्ग के पुरुषों के साथ
आपस में दोनों के साथ सहवास होगा और उस सहवास से जो उत्पन्न संतान होगी वह अच्छे रेस का होगा, वह अच्छे गुण धर्म का होगा, वह अच्छा शासक बनने के लिए तैयार होगा। उनके साथ बिना विवाह के, बिना परिवार के वह उनके साथ आपस में संभोग करेंगे और इस संभोग सहवास के माध्यम से जो संतान की प्राप्ति होगी वह संतान राज्य के संरक्षणत्व में चला जाएगा। इसमें उन्होंने कहा कि मोह माया से वो बंध ना जाए, इसलिए उस संतान को यह नहीं पता होगा कि उसकी माता कौन है और उसका पिता कौन है, और न ही माता पिता को यह पता होगा कि उसकी संतान कौन है। इस प्रकार उन्होंने परिवार या पत्नी विषयक साम्यवाद की चर्चा की, यानी कि जो शासक या संरक्षक वर्ग का व्यक्ति था उसकी न अपनी संपत्ति कोई होगी और न ही उसकी अपनी कोई पत्नी होगी। इस प्रकार की विचारधारा उन्होंने दी अपने इस सिद्धांत में। देखिए, ये जो परिवार और पत्नी विषयक साम्यवाद है, इसमें प्लेटो का मानना था कि जो परिवार की मोह माया है वो कभी कभी धन से यानी संपत्ति से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अगर आप उदाहरण में स्वरूप देखें तो पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। महाभारत में देखें, पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया, केवल किस लिए? पुत्र मोह में। धृतराष्ट्र के, दुर्योधन के पुत्र मोह में महाभारत जैसा बड़ा युद्ध लड़ा गया और कौरव वंश समाप्त हो गया। तो प्लेटो सचेत था कि अगर संरक्षक वर्ग, संपत्ति तो अपना है ही कारण, लेकिन उससे बड़ा कारण यह परिवार की मोह माया थी। अगर उसके चक्कर में पड़ गया तो समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्लेटो ने कहा कि संरक्षक स्त्री और पुरुष का अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा। स्त्रियां सबकी स्त्रियां होंगी, पुरुष सबके पुरुष होंगे और संतान भी सबके संतानें होंगी। न माता पिता को संतान का पता चलेगा और न ही संतान को माता पिता का पता चलेगा। इस आधार पर उन्होंने अपना परिवार या पत्नी विषयक साम्यवाद दिया। अब उनके साम्यवाद सिद्धांत की कुछ विशेषताएं देख ली जाए। पहली विशेषता, जैसा कि लिखा है मैंने, कि साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग में दो लोग हैं, सैनिक प्लस शासक। केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए यह साम्यवाद नहीं, यानी यह साम्यवाद उत्पादक वर्ग पे लागू नहीं होता। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, जो कि इसका आधार भी था, साम्यवाद के आधार में मनोवैज्ञानिक आधार मैंने आपको बताया था, इसकी यह विशेषता थी कि यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है, अर्थात संरक्षक वर्ग के लिए परिवार और संपत्ति की महत्वहीनता इसलिए बताई गई ताकि संरक्षक वर्ग अपने कर्तव्य मार्ग से हट न जाए, पथभ्रष्ट न हो जाए, अत्याचार या अन्याय न कर बैठे। इसलिए यह साम्यवाद सिद्धांत दिया गया। उसकी यह दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता, आलोचना भी इन्हीं सब चीजों को लेकर होगी। तीसरी विशेषता कि बिना विवाह स्वतंत्र यौन संबंध के आधार पर संतान प्राप्ति, यानी परिवार अपना निजी कोई परिवार नहीं होगा, लेकिन जो नैसर्गिक गुण है व्यक्ति के अंदर, वासना क्षुधा की नैसर्गिक गुण होती है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो उसकी तृप्ति के लिए उन्होंने कहा कि बिना विवाह कोई परिवार नहीं हो, कोई विवाह के बंधन में नहीं बंधेगा आदमी, क्योंकि जब स्त्री को विवाह के बंधन में बांध देंगे, क्योंकि वो भी संरक्षक वर्ग की है, समान है स्त्री पुरुष से, प्लेटो का मानना था, तो फिर वो घर की चार दीवारी में अपने कर्तव्यों में उसी में रह जाएगी और फिर शासन को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने कहा कि कोई विवाह संबंध नहीं होंगे, कोई किसी का की पति और पत्नी नहीं होंगे, बल्कि सारे स्त्रियां स्वतंत्र और पुरुष स्वतंत्र यौन संबंध स्थापित करेंगे
और उस यौन संबंध यानी दो संरक्षक वर्ग के दो, एक स्त्री और एक पुरुष मिलकर सहवास के माध्यम से, यौन संबंध के माध्यम से संतान की प्राप्ति कर सकते हैं और वह संतान अच्छे गुणधर्म का होगा, वह राज्य के नियंत्रण में चला जाएगा और राज्य उसको अच्छा संरक्षक वर्ग बनाने का प्रयास करेगा। यह तीसरी विशेषता थी। चौथी विशेषता मैंने बताया भी इसके पहले भी कि साम्यवाद का आधार राजनैतिक है, आर्थिक नहीं। देखिए, साम्यवाद जो आधुनिक साम्यवाद है मार्क्स का, उसका आधार आर्थिक था। आर्थिक आधार पे उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की, लेकिन इनका आधार राजनैतिक है। यानी उनको वो चाहते हैं कि राज्य की व्यवस्था अच्छी बनी रहे, संरक्षक वर्ग अपने निर्धारित नियत कर्तव्यों का पालन करे, अपने कर्तव्य से पथभ्रष्ट न हो। इसके लिए उन्होंने संपत्ति और परिवार विषयक साम्यवाद दिया। अब हम आगे इस साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना को देखेंगे। अभी आपने प्लेटो के साम्यवाद की कुछ विशेषताएं देखी। अब हम प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना करेंगे। दो साम्यवाद बताए थे, एक संपत्ति विषयक साम्यवाद, एक परिवार या पत्नी विषयक साम्यवाद। यहां संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना करेंगे। ये आलोचनाएं जो मुख्य पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करते चलिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काम आएंगे। इसके अलावा कुछ मैं व्यवहारिक आलोचनाएं बताता हूं, वो भी इन सब से संबंधित ही हैं। अब भाई, राजा के पास संपत्ति नहीं होगी। राजा को देखा है कभी आपने? टीवी पे देखिए या पुरानी सीरियल्स में देखिए या फिर कहानियों में सुनिए, या अगर कुछ वर्तमान समय में कुछ बड़े बड़े राजा हैं, चाहे ब्रिटेन के राजा हैं, इनको देखिए। इनकी शान शौकत, इनकी दौलत, इनका पहनावा, कि बढ़िया सा मुकुट, बढ़िया सोने चांदी से लैस शरीर, बढ़िया कीमती कपड़े। राजा का मतलब ये होता है, शासक, संरक्षक वर्ग का मतलब ये होता है। अब यहां प्लेटो ने कह दिया, भैया राजा, भाई साहब राजा हो, लेकिन तुमको कोई संपत्ति नहीं मिलेगी, कोई शान शौकत नहीं मिलेगी। अगर पुरानी फिल्मों में देखें तो राजाओं के दरबार, रामायण और महाभारत में देखें, राजाओं के दरबार सजते थे। अब यहां क्या है कि कोई दरबार सजेगा ही नहीं, चुपचाप रहो, जहां सब लोग हैं वहां तुम भी रहो। तुम बड़े महामंत्री हो, बड़े पद पे हो, बड़े ओहदे पे हो, तुम भी वहीं रहो, वही भोजन करो जो वो लोग कर रहे हैं। ना कोई संपत्ति होगी, ना कुछ होगा। तो फिर कौन बनेगा राजा? फिर राजा बनने की लालसा किसी को होगी? इसी से संबंधित यह पहला पॉइंट है कि व्यक्ति के मौलिक प्रवृत्ति की अवहेलना करता है ये साम्यवाद का सिद्धांत, संपत्ति विषयक साम्यवाद का सिद्धांत। व्यक्ति की एक प्रवृत्ति है, वह उसकी लालसा और इच्छा होती है, वह अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, वह संपत्ति एकत्रित करना चाहता है। लेकिन प्लेटो ने कहा कि नहीं, जो संरक्षक वर्ग में होगा उसके पास अपनी संपत्ति नहीं होगी। और बल्कि देखें तो राज्य और राजा का श्रृंगार होती थी ये संपत्ति। अगर किसी दूसरे राजा को हराया तो उसकी संपत्ति छीन ली, उसका कोषागार को खाली करके अपना कोषागार भर लिया। अगर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया तो उसके पीछे क्या कारण था? यही संपत्ति थी। तो यह मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति होती है, संपत्ति की इच्छा, संपत्ति अर्जन की इच्छा, उसके कमाने की इच्छा, यह मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति होती है। उसी की अवहेलना प्लेटो कर देता है। यानी अपने सिद्धांत में वह यह नहीं चाहता कि व्यक्ति के पास, संरक्षक वर्ग के पास यह संपत्ति हो। दूसरी आलोचना, व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन सामाजिक संघर्ष को जन्म देगा। जैसे व्यक्तिगत संपत्ति हो ही ना, तो जैसे मान लीजिए किसी की संपत्ति कोई कमा रहा है तो उसका एक क्षेत्र होता है, तो वो उसी क्षेत्र में कंपटीशन करता है। लेकिन यहां संपत्ति होगी ही नहीं तो कंपटीशन और संघर्ष बढ़ेगा, और संघर्ष बढ़ेगा, और उस संघर्ष का परिणाम सामाजिक विखंडन के रूप में आप देख सकते हैं। यानी व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक विखंडन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, परोपकार की भावना नष्ट हो जाएगी। जैसे आप लोग भी कहीं काम कर रहे हैं या कहीं रह रहे हैं, कोई बेचारा गरीब सा आ गया,
उसका तबीयत खराब है, उसको कुछ मदद करनी है, या किसी के ऊपर आपको दया आ गई या परोपकार की भावना है, आप कुछ देना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ रहेगा तब ना देंगे। यानी अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो आपकी परोपकार की भावना, दया की भावना ही समाप्त हो जाएगी, परोपकार की भावना ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए प्लेटो के इस संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना की गई। चौथा, अब प्लेटो ने कहा कि मैंने साम्यवाद क्यों लाया, तो साम्यवाद इसलिए लाया ताकि शासक वर्ग पथभ्रष्ट न हो जाए, मोह माया कंचन कामनी के चक्कर में वह अपने कर्तव्य से हट न जाए, अन्यायी न हो जाए, अत्याचारी न हो जाए। तो वास्तव में यह अन्यायी या अत्याचारी होना एक मानसिक रोग है, यह व्यक्ति के दिमाग में होता है। राम राजा थे, लेकिन उनके पास अकूत संपत्ति थी, उनका अपना परिवार था, लेकिन अपने देश के एक नागरिक मात्र के कहने पर उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, त्याग दिया। तो जिसको अत्याचारी होना होगा वह केवल परिवार, और अन्यायी होना होगा केवल परिवार और संपत्ति की वजह से नहीं होगा। ये मानसिक रोग आता है, ये मानसिक रोग होता है। तो इस मानसिक रोग का इलाज आप भौतिकता से कैसे करेंगे कि जो अत्याचारी है, मन से अत्याचारी है, वो अत्याचारी रहेगा। आप देखिए, बाहुबली फिल्म आपने देखा होगा, मैसेज देती है बाहुबली फिल्म। बाहुबली फिल्म में शिवगामी के दो पुत्र, एक बाहुबली और दूसरा भल्लाल देव, दोनों के पास शान शौकत, सब कुछ संपत्ति, सब कुछ परिवार, लेकिन देखिए अत्याचारी भल्लाल देव हुआ। बाहुबली ने तो समाज के साथ न्याय करने का प्रयास किया, समाज के लोगों, जनता, अपने देश की जनता के साथ जुड़ने का प्रयास किया। उसकी भी पास भी अपनी संपत्ति थी और परिवार था, सभी शान शौकत थी। तो वास्तव में यह मानसिक रोग है। इसका उपचार भौतिकता से नहीं कि भौतिक साधन ही समाप्त कर दिए जाए, कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, संपत्ति नहीं रहेगा, परिवार नहीं रहेगा तो कहां जाएगा। लेकिन यह उचित नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन्होंने संपत्ति और परिवार के लिए अत्याचार नहीं किया, बल्कि अपनी एक मानसिक रोग, अपनी एक मानसिक विकृति के लिए ऐसा किया। इसलिए प्लेटो के साम्यवाद के, संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना। दूसरा आलोचना कि वास्तव में यह व्यवस्था सबके लिए नहीं थी, यह केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी, और जो सबसे बड़ा वर्ग है उत्पादक वर्ग, उसके ऊपर यह साम्यवाद लागू नहीं होता है। और देखेंगे आप कि उत्पादक वर्ग के पास इतनी अधिक संपत्ति हो जाएगी, और पता है आपको, और आप यह जानते भी होंगे कि संपत्ति से इस वर्तमान समय में या उस समय में भी यूनान में संपत्ति पैसा देकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खरीदे जाते थे, और आज भी यह खरीद फरोख्त चलता है। तो शक्ति किसके पास आ गई? आर्थिक शक्ति जनता के पास आ गई, उत्पादक वर्ग के पास आ गई, और राजनीतिक शक्ति आपके पास है। और आपको पता है कि आर्थिक शक्ति कभी भी राजनीतिक शक्ति को डिमोरलाइज कर सकती है अपने पैसे और संपत्ति के बल पे। इसलिए कहा जाता है इस संपत्ति संबंधी सिद्धांत की आलोचना की गई कि यह व्यवस्था सभी वर्गों के लिए नहीं, केवल दार्शनिक शासक वर्ग के लिए, संरक्षक वर्ग के लिए, और संरक्षक वर्ग को संपत्ति से विहीन कर दिया, और उत्पादक वर्ग संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, उसके पास संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं। यह विषमता कहीं ना कहीं एक सामाजिक वैषम्य को जन्म देता है, इसलिए इसकी आलोचना की गई। अगला, उत्पादक वर्ग की राजनीतिक सत्ता से उत्पादक वर्ग को राजनीतिक सत्ता से वंचित करना उचित नहीं। अब देखिए, प्लेटो के इस साम्यवाद के सिद्धांत या इस आदर्श राज्य की ही आलोचना कह लीजिए इसको, कि प्लेटो ने एक बड़े वर्ग को, उत्पादक वर्ग, जो आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, जो करने वाला वर्ग है, प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है, उसी को आपने राजनीतिक सत्ता से किनारे कर दिया। ये कैसा आदर्श राज्य? ऐसे आदर्श राज्य में जो कमाने वाला होगा उसके पास शक्ति नहीं होगी, और जो बैठ के खाने केवल नियंत्रण करने वाला होगा उसके पास शक्ति होगी। इसलिए इस व्यवस्था की आलोचना की गई। अगली आलोचना, संपत्ति व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। जो संपत्ति है वह, अब अंतिम ही एक दो आलोचनाएं इस संपत्ति की हैं कि संपत्ति व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।
अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है संपत्ति। बिना संपत्ति के आप अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। जब आधुनिक चिंतन में आएंगे तो जॉन लॉक ने टू एक्सरसाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट्स अपनी पुस्तक लिखी, उसमें 3 प्राकृतिक अधिकार बता दिए, नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। यानी यह संपत्ति ही है जिससे हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकते। मैंने तो देखा है व्यवहारिक रूप से। एक बार उड़ीसा यात्रा के दौरान मैंने देखा स्टेशन पे कुछ बच्चे खड़े हैं नंगे, और लोग वहां भीड़ लगी हुई है उन बच्चों की। मैंने वहां देखने का प्रयास किया तो लोग चाय पीकर उसकी जूठन फेंक रहे थे। उस जूठन को उस जो बट्टे में जो मिट्टी की बर्तन होते हैं उसमें जो जूठन थी उसको चाट रहे थे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास क्वालिटी होती है, लेकिन इस अर्थ के, संपत्ति के अभाव में उनकी योग्यताएं वहीं पड़ी की पड़ी रह जाती। अगर आपके पास संपत्ति है तो अपने उस संपत्ति, जब अपनी योग्यता में उस संपत्ति को मिलाएंगे तो निश्चित रूप से वो सफलता के क्रम में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, माना वो कहा जाता है माना दौलत खुदा नहीं, रुपया खुदा नहीं, परंतु यह भी है कि वो खुदा से कम भी नहीं है। इस संपत्ति के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता और इसी संपत्ति को वो खत्म कर देना चाहता है। अगली और अंतिम संपत्ति विषयक सिद्धांत की आलोचना यह की जाती है कि वास्तव में ये जो प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत था, इस साम्यवाद का सिद्धांत, इस साम्यवाद के आदर्शात्मक सिद्धांत के भेंट चढ़ गया संरक्षक वर्ग या कहिए मनुष्य, कि वह उस आदर्श राज्य की स्थापना के चक्कर में उन्होंने जो मन में आया वो किया, और इस आदर्शवाद के चक्कर में शासक वर्ग ही चला गया। ऐसा कहा भी जाता है कि जिसको वह दार्शनिक शासक बनाना चाहते थे उसी से उनकी मतभिन्नता हो गई प्लेटो की, और बाद में प्लेटो से उनके संबंध खराब हो गए। इसलिए प्लेटो के इस संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना की जाती है। 1 मिनट बेटा। मैंने आपको अभी संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना बताई। अब परिवार या पत्नी विषयक साम्यवाद की आलोचना मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, प्लेटो ने कहा कि संरक्षक वर्ग यानी शासक और सैनिक वर्ग की अपना कोई परिवार नहीं होगा, न अपनी संतान होगी, न अपनी पत्नी होगी। उन्होंने यह सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए उन्हीं के शिष्य, चाहे वो संपत्ति विषयक सिद्धांत की आलोचना हो या फिर परिवार विषयक सिद्धांत की आलोचना, उनके शिष्य अरस्तु ने उनकी आलोचना की। उन्होंने कुछ निम्नलिखित बिंदु बताए जो आपके सामने इस बोर्ड पे हैं, कि परिवार प्रेम, त्याग और बलिदान का द्योतक है। उन्होंने परिवार को झंझट समझ लिया, मोह माया, कमजोरी का कारण समझ लिया, भ्रष्टाचार का कारण समझ लिया, अन्याय का कारण समझ लिया कि कामनी होगी, मोह माया होगा तो गलत काम कर सकता है। ऐसा नहीं है, ये एक पक्षी मूल्यांकन है। वास्तव में परिवार प्रेम, त्याग, बलिदान, समर्पण की भावना को जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि परिवार केवल गलत काम ही करता है। आप आगे पढ़ेंगे राजनीतिक चिंतन तो वहां आप देखेंगे कि हेगल जैसे विचारकों ने कैसे परिवार की व्याख्या की, कि परिवार के अंदर एक परिवार के सदस्य दूसरे परिवार के, अपने ही परिवार के दूसरे सदस्य के प्रति कितना त्याग, बलिदान, समर्पण की भावना रखता है, कितना प्रेम होता है। और ये मनुष्य के अंदर अगर गलत चीजें हैं, घृणा है, भ्रष्टाचार है, तो उसके अंदर अच्छाई भी है, प्रेम भी है। और यह प्रेम परिवार से महत्वपूर्ण कहीं और नहीं समझ में आ सकता। कभी कभी मेरे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है या कुछ घटना घट जाती है तो लगता है कि कुछ है ही नहीं, पूरा जीवन समाप्त है। किसके लिए करे, क्यों करे, कहाँ जाए आदमी। तो वो जो एक कनेक्शन होता है परिवार के सदस्यों के बीच, वह उसको कमजोर ही नहीं, उसको मजबूत भी बनाता है।
आज मैं निर्भीक होकर अपना क्लासेज लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर आके आप लोगों को यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य कोई कार्य कर रहा हूँ, इसलिए कर पा रहा हूँ कि मेरे घर पे मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ कर रही है, खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है और कोई है घर में बच्चों को देखने के लिए। तो परिवार बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और इसी संस्था को नकार दिया प्लेटो ने, इसलिए प्लेटो की आलोचना की है। दूसरी आलोचना कि बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अब क्या प्लेटो ने कहा कि जैसे सार्वजनिक आवास में संरक्षक वर्ग के पुरुष रहेंगे, वैसे ही सार्वजनिक अवकाश में हॉस्टल टाइप का होगा, वहां स्त्रियां रहेंगी। फिर इन दोनों के बीच सहवास होगा, बच्चे पैदा होंगे और पैदा होने के बाद बच्चों को राज्य के संरक्षणत्व में भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों को ही, माता पिता को दोनों को ही नहीं पता होगा कि कौन सा पुत्र मेरा है या कौन सी पुत्री मेरी है, और ना उस पुत्र या पुत्री को पता होगा कि कौन से औरत मेरी माता है, कौन सा पुरुष मेरा पिता है। अब आप बताइए कि क्या आप अपने बच्चे को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, आप और आपकी पत्नी या आपके परिवार के लोग उसका ध्यान नहीं रखेंगे और उसको राज्य को सौंप दिया जाए, तो क्या बच्चे का विकास हो पाएगा? मानसिक, आत्मिक, शारीरिक सभी विकास बच्चे का आवश्यक है, लेकिन उस बच्चे का सारे विकास नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि परिवार के बीच, और देखिए अगर आप पढ़ें तो कहा जाता है कि परिवार प्रथम पाठशाला है और मां प्रथम शिक्षिका है, और दोनों गायब। दोनों ही नहीं, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद के सिद्धांत में संरक्षक वर्ग को दोनों से वंचित कर दिया गया, न परिवार और न बच्चे की माता। तो इस बच्चे का विकास कहां हो पाएगा? सर्वांगीण विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना की। अगली आलोचना, एक तरफ प्लेटो कहता है कि अस्थाई परिवार, थोड़ा सा मित्रों मेरे कमर में थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा कमर से मैं परेशान हूं, इसलिए कभी कभी बैठ जाता हूं। प्लेटो ने कहा एक तरफ की अस्थाई परिवार नहीं होगा, अस्थाई यौन संबंध के आधार पर संतान की प्राप्ति होगी, और दूसरी तरफ वही प्लेटो कहता है कि राज्य जो है परिवार का विस्तृत रूप है। राज्य परिवार की एक बृहद बड़ी संस्था है, यानी एक तरफ वो परिवार को राज्य की प्राथमिक इकाई मान रहा है और दूसरी तरफ उसी परिवार को नकार दे रहा है। इसलिए प्लेटो के इस सिद्धांत में कहा गया, बड़े अंतर्द्वंद थे, बहुत सारे अंतर्द्वंद थे, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की गई। अगली आलोचना देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण आलोचना थी। यह आलोचना कहीं ना कहीं जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत था, जिस सामाजिक विकृति की तरफ, सामाजिक अनैतिक विकृति की तरफ जा रहा था, उसको इंगित करता है। कहा कि स्वतंत्र यौन संबंध स्थापित होंगे, सबकी सारी स्त्रियां सबकी पत्नियां होंगी, सारे पुरुष सभी के पति होंगे, सारे संतान सभी के संतान होंगे, यानी कोई किसी का नहीं होगा। अब ये जो निजी छोड़कर व्यक्ति जो प्राइवेट यौन संबंध बनेंगे, ये जो यौन विकृतियां आएंगी, इस विकृति से समाज में एक कलहपूर्ण माहौल जन्म लेगा। वही एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। मान लीजिए एक संरक्षक वर्ग की कोई महिला और कई लोग उसके चक्कर में पड़ गए, तो आपस में कलह होगा, संघर्ष तो होगा ही होगा, जैसा कि आजकल होता रहा है, देखने को मिलता भी, हत्याएं तक हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से यह जो स्वतंत्र यौन संबंध की बात प्लेटो करता है, यह स्वतंत्र यौन संबंध उसी संरक्षक वर्ग में ही आपस में कलह का कारण बन जाएंगे और फिर आदर्श राज्य चौपट हो जाएगा। इसलिए इसकी आलोचना की। एक और आलोचना, बड़ी आलोचना, महत्वपूर्ण, कि बहुत सारे यौन संबंध हमारे यहाँ, हमारे समाज में विकृत माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं। जैसे
भाई भाई के यौन संबंध नहीं हो सकते, पिता पुत्री के यौन संबंध नहीं हो सकते, पुत्र माता के यौन संबंध नहीं हो सकते। लेकिन प्लेटो जिस बात के जिस सिद्धांत को दे रहा है, देखिए मान लीजिए कोई शासक वर्ग संरक्षक वर्ग की कोई स्त्री और पुरुष आपस में सहवास के माध्यम से एक पुत्री को जन्म देते हैं और वह पुत्री राज्य के संरक्षकत्व में चली गई। उसको पता नहीं कि मेरे माता पिता क्या है, ना उनके माता पिता को पता कि मेरी पुत्री कौन है। हो सकता है, यह कयास लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में उसी अपनी ही पुत्री के साथ या अपने ही पुत्र के साथ अब विकृत यौन संबंध स्थापित हो जाए, जिसकी इजाजत हमारा समाज, कम से कम हमारा भारतीय सनातन समाज इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए कहा जाता है कि वर्जित यौन संबंध से सामाजिक अनैतिकताओं का ह्रास होगा। यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह एक अनैतिक समाज की तरफ प्लेटो ले जाने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनके इस सिद्धांत की आलोचना की। इसके बाद एक अंतिम आलोचना की जाती है कि प्लेटो के दृष्टिकोण में शादी का संबंध, विवाह का संबंध एक केवल शारीरिक संबंध था, जबकि परिवार केवल शारीरिक संबंध से नहीं, वो दो आत्माओं का मिलन हो, वो आत्मिक संबंध है। वो एक आत्मिक उनके अंदर लगाव होता है और इसी लगाव को वो दूर कर देना चाहता है। क्योंकि जब आप कल्पना कीजिए कि जब पति पत्नी परिवार में होते हैं, अगर किसी की एक की तबीयत खराब हो तो दूसरा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहता है। इसी प्रेम, इसी आत्मिक संबंध के भरोसे वह संबंध चल रहे होते हैं। लेकिन प्लेटो ने इस परिवार नामक संस्था को केवल और केवल शारीरिक संबंध से जोड़कर, केवल बच्चा पैदा करने तक से जोड़कर इसको चौपट कर दिया। इसलिए इसकी आलोचना, एक अलग आलोचना व्यवहारिक रूप से, कि प्लेटो कहते हैं कि स्त्री वर्ग घर की चार दीवारी में कैद है, उसको मैं संरक्षक वर्ग की तरह उसको बाहर लाना चाहता हूं, उसके ऊर्जा का लाभ राज्य को, राजनीतिक व्यवस्था को मिले, लाना चाहता हूं। स्त्री पुरुष समान है, इसकी बात करते हैं। और दूसरी तरफ, एक तरफ कुएं से निकालकर दूसरी तरफ खाई में डालने का प्रयास करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि औरतों का काम केवल घर के काम तक रह गया था, यूनान में बच्चे पैदा करने तक रह गया था, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि स्त्रियों के साथ वह क्या कर रहे हैं। क्या यहां स्त्रियां बच्चा पैदा करने के उद्देश्य से, एक अच्छा संरक्षक वर्ग का शासक पैदा करने के उद्देश्य से यहां स्त्रियों को इस्तेमाल किया गया कि नहीं? फिर कहां गई वो नैतिकता प्लेटो की जो स्त्री पुरुष समानता की बात करते थे? यह तो वैसे ही हुआ जैसे कि जानवरों में सहवास के माध्यम से बच्चे पैदा होते हैं, वो चलता रहता है, लेकिन कोई परिवार नहीं होता, सब कुछ बिखर जाता है। हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं हैं। इसलिए प्लेटो के इस सिद्धांत की आलोचना की गई। जहां तक इस आलोचनाओं को देखें तो लगता है कि इस प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत में आलोचनाएं ही अधिक हैं, और वह आलोचनाओं का बिल्कुल आधार एकमात्र कल्पना है कि उस कल्पना के आधार पर वह सिद्धांत दे दिया गया और उसी कल्पना के आधार पर उसको सत्य साबित करने का प्रयास किया गया। इसलिए प्लेटो की यह सिद्धांत आदर्श की बलवेदी चढ़ गया और इसकी आलोचनाएं की गई। मित्रों, यह आपके प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत था। यथासंभव मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको बताऊं। आगे भी और वीडियो मैं बनाऊंगा और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अब एक अगला पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक है जिसे राजनीति शास्त्र का पिता भी कहते हैं, अरस्तु, जिसे राजनीति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। उनके बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। बस जाने से पहले एक बार आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।